Hello students, welcome back to Prepon. We are doing 50 series. 50 series में we have started revolutionary movement. हमने उसको क्लासीफाई किया, कुछ इवेंट्स भारत में हुए, कुछ भारत के बाहर हुए. पिछले दो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि दो फेजेस में इंडिया में रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स हुए. 1897 से 1915 तक, जब व्यक्तिगत तौर पे बलिदान देने की जो मुहिम चालू हुई थी, उसके बिना देश आज़ाद नहीं होगा, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा. तो चापेकर बंधुओं ने जब रैंड और आर्रेस्ट को मारा, उससे लेकर फिर बाघा जतिन को मार दिया जाता है 1915 में. काफ़ी सारी गतिविधियां हुई, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, हार्डिंग बॉम्ब केस, मैनी मोर थिंग्स. फिर मामला थम जाता है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ शायद होप बनने लगी है वर्ल्ड वॉर के बाद, तो कुछ गतिविधियां थमती हैं. यूथ भी ट्राई करना चाहता है. लीडर्स ने जो बोला है कि इस तरीके से काम करते हैं बात बनेगी, लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस हो जाता है तो फिर यूथ डेस्परेट और डिससेटिस्फाइड हो जाता है और अपनी तरीके की गतिविधियों में लग जाता है, जिसमें HRA बन जाती है, HSRA का नाम हो जाता है. बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं. भगत सिंह, आज़ाद, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस होता है, फिर चटगांव आर्मरी रेड होती है बंगाल में, और फिर सूर्यसेन को फांसी होने के साथ साथ ये गतिविधियां भारत में रुक जाती हैं. लेकिन भारत के बाहर जो ये भारत में चल रहा है, इसके पैरेलल भारत के बाहर भी कुछ भारतीय स्टूडेंट या इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से वाकिफ़ हैं, जानते हैं और भारत में सपोर्ट के लिए भारत के बाहर काम कर रहे हैं. तो आज देखते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया चली इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, उसका क्या स्वरूप था, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे. तो भारत के बाहर दो इम्पोर्टेंट सेंटर बनते हैं, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. एक यूरोप बनता है, एक नॉर्थ अमेरिका. यूरोप में लंदन, पेरिस, बर्लिन. नॉर्थ अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, गदर पार्टी जहाँ से चलती है. फिर INA हम ले लेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया, वो हम अलग से ले लेंगे, अपने आप में बड़ा टॉपिक है. तो आज इन्हें कुछ डिस्कस करते हैं, क्या क्या सेंटर भारत के बाहर थे, कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया और कैसे इन्फ्लुएंस हुए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से. आपको याद होगा, कांग्रेस भारत से काम कर रही थी और भारत के बाहर भी एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस काम करती थी. दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी, लंदन इंडियन सोसाइटी बनाई है 1860 में. 60 के दशक में आपको याद होगा, मैंने प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में बताया था. वो सब गतिविधियां कर रहे हैं, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस काम कर रही है. बट उससे कुछ भारतीय वहाँ खुश नहीं हैं, क्योंकि ओबियसली कांग्रेस की बॉडी है तो कांग्रेस के हिसाब से काम करेगी, लेकिन जो भारतीय वहाँ पर हैं, जो स्टूडेंट के तौर पे हैं या प्रोफेशनल करियर के तौर पे हैं या इमिग्रेंट्स के तौर पे हैं, नौकरियां करते हैं, वो चाहते हैं कुछ अलग हो. वो जो भाषा कांग्रेस की उनकी समझ में नहीं आती है. ऐसे ही एक लॉयर थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो वहीं पढ़े लिखे थे बट भारत भी गए थे. वहाँ उन्होंने गुजरात में काम भी किया, बट उनके जो विचार थे वो रिवॉल्यूशनरी थे, तो उनको भारत से आना पड़ा और फिर वो इंग्लैंड आकर अपनी मुहिम चालू कर देते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, और इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में बना लेते हैं. उसी में इसका इंडिया हाउस नाम पड़ जाता है और इंडिया हाउस बिकेम द सेंटर और सिंबल ऑफ इंडियंस आउटसाइड इंडिया. इंडिया हाउस यूज्ड टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स. जो इंग्लैंड पढ़ने स्टूडेंट्स आएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और उनको एक फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पे भी तैयार किया जाएगा. उसे चलाते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा. और ये जो इंडिया हाउस है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इससे संबंधित लोगों में लाला लाजपत राय भी कुछ समय के लिए रहे, VD सावरकर भी थे एक्टिव, लाला हरदयाल हैं, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं, मैडम बीकाजी कामा है. मतलब एक तरीके से सेंटर बन गया है भारतीयों का भारत के बाहर. आपको याद है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्रिटिश कमेटी है वो इंडिया नाम का जर्नल निकालती है इंग्लैंड में, लंदन में. उसकी भाषा अलग है. उसको काउंटर करने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक जर्नल निकाला है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जहां वो अपने हिसाब से अपने तरह की बात कहना चाहते हैं. तो श्याम जी कृष्ण वर्मा यूज्ड टू वर्क फ्रॉम, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीयों को जुटाया और कुछ करने की कोशिश वहाँ पर की है. इंडिया हाउस. अब
उधर इंडिया हाउस से संबंधित हैं मैडम भीकाजी कामा, जो एक पारसी लेडी हैं और भारत के बाहर पेरिस से काम करती हैं। शी बिकेम वेरी फेमस व्हेन शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगार्ट। जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में बहुत सारे नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं, कॉलोनी के नाम बढ़ गए इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस जर्मनी में। वहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है इंडिया को और वहाँ पर इंडिया का एक झंडा भी डिज़ाइन करती हैं और उन्होंने इसको वहाँ पर अनफर्ल्ड भी किया था। इसके लिए बहुत जानी जाती है मैडम भीकाजी कामा। शी डिज़ाइंड अ फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट इंडिया एट स्टटगार्ट कांग्रेस। भारत का रेजोल्यूशन पेश करती हैं जिसमें सभी देशों के लोगों से आग्रह करती हैं कि सपोर्ट किया जाए इंडियन पैट्रियट्स को इन देयर ग्लोरियस एफर्ट टू फ्री देयर इंडियन नेशन। तो शी वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम पेरिस, जहाँ से वो निकालती थी एक जर्नल वंदे मातरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शी यूज टू ब्रिंग आउट ए जर्नल वंदे मातरम। एक वंदे मातरम भारत में निकलता था जो बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था, अरविंदो घोष उसके एडिटर थे। ये पेरिस से वंदे मातरम निकाला करती थी मैडम भीकाजी कामा। तो शी यूज टू वर्क फ्रॉम फ्रांस, वहाँ पर उन्होंने एक सेंटर डेवलप किया था। मैडम भीकाजी कामा, उनके झंडे में ये उनका झंडा था जो उन्होंने बनाया है, नेशनल इंटीग्रेशन का प्रतीक है ये। उधर जब श्यामजी कृष्ण वर्मा की गतिविधियों पर फोर्सफुली रुकवाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, तो वो इन एक्टिविटी से थोड़ा दूर हो जाते हैं। उधर वीडी सावरकर भी अटैच हो गए हैं इंडिया हाउस से और उन्होंने इंडिया हाउस को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। उसी इंडिया हाउस के एक मेंबर हैं मदन लाल ढींगरा, जो पढ़ने गए थे भारत से इंग्लैंड। उनके ब्रदर ने उनको इंग्लैंड भेज दिया था कि भारत में रहेगा तो ये रिबेल एक्टिविटीज़ में पड़ जाएगा। ऐसा उनके बचपन से देखने में आ रहा था कि ये भारत में रहेंगे तो इस दिशा में जुड़ जाएंगे। तो वो वहाँ भी जाकर अल्टीमेटली यही करने लगते हैं। वीडी सावरकर ने उनसे एक बार कह दिया, वो ही वॉज स्टूडेंट एट इंडिया। इंडिया हाउस क्या था? एक हॉस्टल था जहाँ पर फंड आते थे, उन फंड से भारतीयों को रहने की जगह दी जाती थी, अपनी पढ़ाई वो परसू करते थे। तो एक बार वीडी सावरकर ने कह दिया, उनको एग्जॉर्ट कर दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। वो मोटिवेट हो जाते हैं एंड ही इन लंदन किल्ड कर्जन वाइली। कर्जन वाइली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, उनका एडीसी था, जो इंडिया ऑफिस होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके वो एडीसी था, एडी कैम्प। उसको ही किल्ड 1909 लंदन में और उनको वहाँ पर फांसी हो जाती है 1909 में। तो इट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट इन विच एन इंडियन किल्ड अ ब्रिटिश आउटसाइड इंडिया। लंदन में वो कर्जन वाइली को मार देते हैं, डिफरेंट फ्रॉम वाइसरॉय कर्जन। ये ऑफिसर हुआ करता था इंडिया ऑफिस का। इंडिया ऑफिस क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था इंडिया ऑफिस। उनको वहाँ फांसी दे दी जाती है। कहते हैं, थैंक यू माई लॉर्ड, आई डोंट केयर, आई एम प्राउड टू हैव द ऑनर ऑफ लेइंग डाउन माई लाइफ फॉर द कॉज ऑफ माई मदरलैंड। ये वो कहते हैं। तो उनको वहाँ फांसी हो जाती है। आप प्रेपॉन के चैनल पे जाएंगे तो आपको मदन लाल ढींगरा पे एक सेपरेट वीडियो ही मिल जाएगा, मैंने काफ़ी पहले बनाया था। तो एक इंसिडेंट ये होता है जब भारतीयों ने भारत के बाहर सपोर्ट किया फ्रीडम स्ट्रगल को। उधर 1900 के शुरुआत से बहुत सारे इमिग्रेंट्स कनाडा और अमेरिका में, पूरी दुनिया में ही जाते हैं, वहाँ रहने लगे हैं। कुछ पढ़ने जाते हैं, कुछ नौकरियों के लिए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे कामों के लिए जाते हैं। एक बहुत बड़ा जत्था वहाँ पर हुआ करता है। There were Indian revolutionaries like श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल, मैडम भीकाजी कामा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल एंड मैनी मोर। बट जल्दी ही ये गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लाला हरदयाल 1911 में अमेरिका पहुँचे हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ समय के लिए पढ़ाया भी है। बट जो भारत में गतिविधियाँ चल रही हैं उससे वो प्रेरित होते हैं। 1910 का दशक आपको पता ही है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ है, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वाला इंसिडेंट होता है। उधर मदन लाल ढींगरा भी, रास बिहारी बोस भी एक्टिव हैं। तो लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी बनाएंगे सैन फ्रांसिस्को में विद द हेल्प ऑफ इंडियन इमिग्रेंट। तो अभी देख लेते हैं गदर पार्टी, गदर मूवमेंट डेवलप कैसे होता है। फाउंडर ऑफ गदर पार्टी लाला हरदयाल। हुआ यह है कि मैंने आपको बताया कि 1900 के आसपास वहाँ बहुत सारे भारतीय पहुँचे हुए हैं, कनाडा में भी हैं और अमेरिका में भी हैं।
उन्हीं में एक होते हैं तारकनाथ दास। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तारकनाथ दास पहले वो व्यक्ति, पहले भारतीय थे जिन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया है और एक पत्रिका निकालते हैं फ्री हिंदुस्तान, भारतीयों को प्रेरित करने के लिए कि हमको अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम करना है। अब ये जितने भी लोग हैं ये किसी लीडर के खोज में हैं कि somebody should be there who can lead us in अमेरिका। तो इसी में उनको मिल जाते हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल पहले तो बहुत ज़्यादा इन पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित नहीं थे। बाद में जब 1912 में मदनलाल रास बिहारी बोस ने हार्डिंग बॉम्ब केस किया है, हार्डिंग को मारने की कोशिश की, उस इंसिडेंट से वो काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं एंड ही थ्रू हिज लॉट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर वो इसी दिशा में आ जाते हैं और फिर जब ये हो जाता है कि यस वी शुड डू समथिंग फॉर द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम, तो ये सब मिलकर अमेरिका में पोर्टलैंड में एक हिंदी एसोसिएशन बनाते हैं। उस हिंदी एसोसिएशन में तय होता है कि लेट अस स्टार्ट गदर मूवमेंट। इस तरीके से गदर मूवमेंट बन जाता है, गदर मूवमेंट बन जाता है और सैन फ्रांसिस्को में शुरू हो जाता है 1913 में और इनके हेडक्वार्टर्स का नाम था युगांतर आश्रम। तो ये सब लीडर सब तय कर लेते हैं और लाला हरदयाल बिकेम देयर लीडर। इस तरीके से गदर पार्टी केम इनटू बीइंग। नाम गदर पार्टी पड़ गया बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर दे यूज्ड टू ब्रिंग आउट कॉल्ड गदर। Hence Lala Hardayal and Sohan Singh Bhakna, Kartar Singh Sarabha, many more together founded this Gadar party led by Lala Hardayal. Lala Hardayal also wrote a book called Hints for Self Culture। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, Hints for Self Culture। तो इनके हेडक्वार्टर्स का नाम था युगांतर आश्रम। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाला हरदयाल। Other important members were Kartar Singh Sarabha, Sohan Singh Bhakna, many more people were there। अब इनका नाम गदर क्यों पड़ गया? दे यूज टू ब्रिंग आउट ए न्यूज़पेपर कॉल्ड गदर, जिसके एडिटर थे लाला हरदयाल। इसकी पहली इशू उर्दू में आई थी, बाद में फिर ये गुरुमुखी में भी आने लगी थी। दे यूज टू सेंड दिस न्यूज़पेपर आउटसाइड इंडिया एज वेल। कुछ महीनों बाद ये भारत के बाहर भी जाता था ताकि अंग्रेज़ों की जो एट्रोसिटीज़ हैं वो दुनिया को पता लग सकें। और अखबार का जो पंच लाइन थी वो ये थी कि अंग्रेज़ी राज का कच्चा चिट्ठा, दिस इज़ द ट्रू एक्सपोजिशन ऑफ द क्रूअल ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो गदर पार्टी ने ये अंग्रेज़ों की एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करने के लिए ये अखबार चलाया था कॉल्ड गदर। द पर्पज वॉज ऑल्सो टू गैदर इंडियंस आउटसाइड इंडिया फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। लोग जानेंगे तो आगे बढ़कर आएंगे और हम भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल को बाहर से सपोर्ट करेंगे। अपने जो इन्होंने काफ़ी रूल्स रेगुलेशन बनाए थे उसमें इनका जो क्रिटिसिज्म था अखबार के थ्रू वो वही था जो कांग्रेस करती थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ होती है, एजुकेशन हेल्थ पे कम खर्च होता है, अंग्रेज़ जो गलत काम करते हैं भारत में उस पर उनको सज़ाएँ नहीं मिलती हैं, वो फ्री कर दिए जाते हैं, भारतीयों को ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, भारत को फ्री होना चाहिए। तो वो सारी ग्रीवांसेस इन अखबार के थ्रू वो निकालते थे और रास्ता उनका अलग था, वो आर्म्ड रिबेलियन के लिए काम करना चाहते थे। इन्हीं में एक थे करतार सिंह सराभा। जब आगे चल के ये 1914-15 में भारत भेजे जाएंगे, वहाँ पर गदर एक म्यूटिनी रिवोल्ट डेवलप करने के लिए, बट ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड, इनको फांसी दे दी जाती है। अब 1913-14 में जब गदर काम करने लगा है, गदर मूवमेंट वहाँ चलने लगा है, तो उन गतिविधियों को देखकर अंग्रेज़ थोड़ा सा सशंकित हुए हैं। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला है और गदर पार्टी की एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा फोर्सफुली प्रेस कर दिया गया है अमेरिका में। बट मीनवाइल लाला हरदयाल जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी में एक सेंटर डेवलप होगा, अभी बताऊंगा आपको। इन्हीं दिनों होता क्या है, कनाडा ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी भारतीय इमिग्रेशन के ऊपर, मतलब भारतीय नहीं आएंगे, काफ़ी सारे रिबेलियस एक्टिविटीज़ डेवलप हो सकती हैं, वो डरते थे। लेकिन अमेरिकन और ये रूल बना दिया था कनाडियन गवर्नमेंट ने कि वही शिप कनाडा आ सकता है भारतीयों को लेके और नॉन कनाडियंस को लेके, जो सीधा आएगा, किसी और बंदरगाह पर रुकेगा नहीं। तो ओबियसली ऐसे शिप्स ना के बराबर हुआ करते थे। इस तरीके से रूल बना दिया, लॉ बना दिया, तो भारतीयों का आगमन यहाँ कम हो जाएगा, रिबेलियस एक्टिविटीज़ रोकी जा सकती हैं। लेकिन कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इमिग्रेशन नहीं रोका जा सकता है, ऐसे शिप्स भी आ सकते हैं जो जगह जगह रुकते हुए और लोगों को लेते हुए आते हैं। जब ऐसा पता लगता है कि कनाडा में इमिग्रेशन खोल दिया गया है, तो एक भारतीय गुरदीप सिंह ये एक
जैपनीज शिप चार्टर करते हैं, नाम था कोमागाता मारू। ये जैपनीज शिप हुआ करता था, इसे वो लेते हैं और भारतीयों को लेके कनाडा चल पड़ते हैं। मोर देन 300 इंडियंस वर गैदर्ड फ्रॉम वेरियस एरियाज ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ही वांटेड टू गो टू कनाडा। जब ये जा रहा है शिप तो जगह जगह पर ये रुकता है, तो गदर पार्टी के लीडर्स उन शिप्स पे आते हैं, वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, नेशनलिस्ट लिटरेचर वगैरह बांटते हैं ताकि लोग रिबेल के तौर पे डेवलप हो जाएं। उधर इस गतिविधियों का जो कोमागाता मारू पे चल रहा है, ये कैनेडियन प्रेस को पता लगता है, अथॉरिटीज़ को पता लगता है, तो कैनेडियन प्रेस ने बोलना शुरू कर दिया है कि जो ये शिप आ रहा है भारतीयों को लेके, ये ओरिएंटल इन्वेजन है, मतलब पूरब से कनाडा पे अटैक होने वाला है। ओबियसली कैनेडियन अथॉरिटीज़ अपने लॉ बना लेती हैं, सारे एक्शंस ले लेती हैं कि इस शिप को यहाँ पर हार्बर होने या पोर्ट होने दिया नहीं जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। शिप पहुँचता है, गुरदीप सिंह ही वॉज, जब भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था तो ये सेम गुरदीप सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस कोर्ट में एक बार 2-3 घंटे उस कार्रवाई देखने के लिए गए भी थे। भगत सिंह का जब मुकदमा चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, तो सुभाष चंद्र बोस के साथ गुरदीप सिंह वॉज सिटिंग इन प्रोसीडिंग्स ऑल्सो, एक दिन वो भी वहाँ बैठे थे। तो ही वॉज फेमस फॉर दिस कोमागाता मारू। सो Canadian authorities got cautious and they did not allow ship to harbor. On the contrary, they forced the ship out of Canadian waters. वापस भेज दिया जाता है कि शिप यहाँ नहीं, लोग उतरेंगे, वापस भेज देते हैं। इधर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, और जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, तो अंग्रेज़ी शासन ने आदेश दे दिया है कि ये जो शिप वापस आ रहा है ये कहीं रुकेगा नहीं और सीधे कलकत्ता लेके आया जाएगा। वो भी वर्ल्ड वॉर के समय कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। जब शिप कलकत्ता पहुंचता है तो वहाँ पर अंग्रेज़ी पुलिस और आर्मी पहले से तैयार है। उसमें जो स्कर्मिशेस हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाती है, उसमें 18 पैसेंजर्स फायरिंग में डेथ हो जाती है, कुछ भाग जाते हैं, काफ़ी पकड़े जाते हैं, ताकि ये रिबेलियस एक्टिविटीज़ वर्ल्ड वॉर के समय शुरू ना करें। तो कोमागाता मारू ये इंसिडेंट हुआ करता है। ग्रेजुअली गदर मूवमेंट थोड़ा सा डिमिनिश होने लगता है, बट मीन वाइल एज आई टोल्ड यू कि लाला हरदयाल बर्लिन चले जाते हैं और बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ऑलरेडी हैं, और वहाँ वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की मदद से उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई है। दिस विल वर्क फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम बर्लिन। तो पेरिस का सेंटर चलाती थी मैडम भीखाजी का माँ, बर्लिन से सेंटर चलता था बाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय अलॉन्ग विद लाला हरदयाल। दे ऑल्सो सपोर्टेड, वहाँ पर बहुत सारे जर्मन से भी सपोर्ट मिला था, जिसे जिमरमैन प्लान कह देते हैं किताबों के अनुसार, कि वी विल सपोर्ट दिस। तो देयर वाज दिस थिंग। उधर 1915 में गदर पार्टी के काफ़ी सारे नेता थे, उनमें राजा महेंद्र प्रताप हैं, बरकतुल्ला हैं, उबैदुल्ला सिंधी हैं। ये सब मिलकर काबुल से एक आर्म्ड रिबेलियन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, काबुल के क्राउन प्रिंस की मदद से, अमानुल्लाह खां की मदद से, कि हमें सपोर्ट मिल जाए, और ईरान इंडिया बॉर्डर पे ये कोशिश करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया फ्रॉम काबुल। ये भी एक छोटा मोटा इवेंट हुआ जब भारत के बाहर कोशिश हुई फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने की, व्हेन राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला एंड उबैदुल्ला सिंधी दे ट्राइड टू डू समथिंग फ्रॉम काबुल, बट ये टेक ऑफ नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ के आमिर का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाया, वहाँ के क्राउन प्रिंस का सपोर्ट मिल जाता है, इट कुड नॉट टेक ऑफ। अब 1915 तक आते आते इवेंट हो जाते हैं, जैसे यहाँ फेज़ चला था वहाँ भी फेज़ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भारत के बाहर भी गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। हाँ, जो गदर के नेता, फिर अब ये प्लान बनाया जाता है कि भारत में पहुंचकर लोगों को तैयार किया जाए और एक बहुत बड़ी म्यूटिनी की जाए। 1857 के बाद कोई म्यूटिनी हुई नहीं है, तो सारे गदर के नेता पंजाब पहुंच जाते हैं और वहाँ पर लोगों को तैयार करने का काम शुरू किया जाता है। ऐसे में उनको कोई लीडर नहीं मिलता है, तो रास बिहारी बोस को बंगाल से बुलाया जाता है। रास बिहारी बोस ने हार्डिंग बॉम्ब केस में हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका था, और फिर वो छुप छुप के इधर उधर रह रहे थे। जब उन्हें फिर ही केम टू पंजाब टू लीड द गदर लीडर्स टू क्रिएट सम बिग म्यूटनी इन इंडिया, लेकिन वो नहीं हो पाती है क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार ने
वर्ल्ड वॉर के समय डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया है, जिसके तहत उनके पास एक्सक्लूसिव पावर्स आ गई हैं, इमरजेंसी पावर्स आ गई हैं। डिटेंशन विदाउट यू कैन से एनी ट्रायल हो सकता है, बिकॉज इमरजेंसी पावर्स है, वॉर का समय है। इसके तहत बहुत सारा प्रेशर दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, एंड रास बिहारी बोस हैड टू एस्केप फ्रॉम इंडिया। रास बिहारी बोस फिर उस गदर वाले मूवमेंट को भारत में डेवलप नहीं कर पाते हैं। ही एस्केप टू जापान, लिव्ड इन जापान, एंड ग्रेजुअली विचार डेवलप करते हैं। आगे चलकर वो विचार आईएनए के तौर पे रिफ्लेक्ट होगा किसी और तरीके से, तो वो ही रिमेन्ड ओवर देयर। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस फिर आईएनए को चलाएंगे, और सुभाष बोस से पहले वहाँ काफ़ी कुछ जापानियों के साथ मिलकर कर रहे थे रास बिहारी बोस। सो दिस वॉज टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया। उधर भारत के बाहर, हम भारत के बाहर की बात कर रहे हैं, सरदार उधम सिंह जो जलियांवाला बाग में जो मीटिंग चल रही थी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान, उसमें ही वॉज ए वॉलंटियर। वहाँ पर वो वॉलंटियर के तौर पे पानी वानी पिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन जब गोली चलती है तो बताया गया ही गॉट इंजर्ड ऑल्सो, बट समहाउ ही लिव्ड ऑन, बच जाते हैं। और उसके बाद वो फैसला करते हैं कि आई विल टेक रिवेंज ऑफ जलियांवाला बाग। 1920 के दशक में भगत सिंह के साथ भी थोड़ा उन्होंने काम किया है, जेल भी गए, आर्म्स वगैरह स्मगल करते थे। अल्टीमेटली ही 1924 में फिर इंग्लैंड बाहर ही चले जाकर काम करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर फिर वो रिवेंज लेने के लिए तैयारी करने लगते हैं। इन पे काफ़ी, इनकी गतिविधियों पे काफ़ी रोक लगाई जाती है, स्पाइंग कराई जाती है कि ये वहाँ से कुछ तैयारी कर रहे हैं, बट समहाउ ही कुड सेव हिमसेल्फ। फाइनली इनको पता लगता है 1940 में कि माइकल ओडॉयर, हु वाज माइकल ओडॉयर, ही वाज गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। यही माइकल ओडॉयर था जिसने पंजाब के लोगों पे बहुत अत्याचार किए थे जलियांवाला बाग से पहले, जलियांवाला बाग के बाद। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम जनरल डायर। जनरल डायर वो था जिसने गोलियां चलवाई थी खड़े होकर, ये था माइकल ओडॉयर। जनरल डायर की डेथ 1927 में हो चुकी थी। सो ही हैड टू टेक रिवेंज, सो ही किल्ड माइकल ओडॉयर। कैक्सटन हॉल लंदन में मीटिंग चल रही है, ही केम टू नो, सो ही वेंट ओवर देयर। किताब में, पन्नों में उन्होंने वो आकार काटा है जिसमें छोटी रिवॉल्वर रख देते हैं। किताब लेके ही वेंट, कैक्सटन हॉल में बैठे हैं, माइकल ओडॉयर भाषण दे रहा है। कुछ समय बैठने के बाद वो उठ के चलने लगते हैं, एंड केप्ट ऑन मूविंग एंड किलिंग, स्टार्टेड पंपिंग बुलेट्स इन माइकल ओडॉयर। सो इसके लिए उनको फांसी हो जाती है उधम सिंह को। उनसे मुकदमे के दौरान पूछा गया, कस्टडी में पूछा गया, नाम क्या है आपका? बोले राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ऐसा नाम बताते हैं। उनको फांसी हो जाती है। व्हाट ग्रेटर ऑनर कुड बी बेस्टोड ऑन मी देन डेथ फॉर द सेक ऑफ माई मदरलैंड, ऐसा कहते हैं। तो दिस वे ये कुछ इवेंट्स भारत के बाहर हुए थे इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया, इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। बाद में फिर 1942 में आईएनए बन जाएगी, जो अपने आप में एक बड़ा मूवमेंट हुआ करता है। सो वी शैल टेक आईएनए इन अ डिफरेंट वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट, दीज वीडियोज़ आर डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट। आप लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका वेलकम है, और थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग दिस वीडियोज़ एंड सेंडिंग योर कमेंट्स। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए वीडियो। वी वॉन्ट टू मेक प्रेप ऑन ए वेरी वेरी बिग चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।